ललन टॉप अड्डा में अगला सेशन है कि कानपुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हम लोगों ने एक मुहावरे की तरह बार बार रटा कि कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था, ऐसे सुना है ना। बहुत सारी मिलें हैं जो कंकालों और खंडरों की शक्ल में दिखाई देती हैं, जो अब एक पता बताने का जरिया भर बन गई कि अरे फलानी मिल, ढिकानी मिल, विक्टोरिया, एल्गिन, दिस दैट। पता नहीं अब यहाँ के स्थानीय अखबारों में वो सिंगल कॉलम खबर छपती भी है या नहीं कि उनका धरना इतने 100वें दिन में दाखिल हुआ, फलानी पेंशन वो भी बंद हो गया है। लेकिन आई एम श्योर यहाँ जब बड़े बड़े नेता आते होंगे तब ऐसे पिंकी प्रॉमिस जरूर करते होंगे कि हम सरकार में आए तो ये वाली मिल चालू करवाएंगे, वो वाली मिल करवाएंगे, हैं जी। तो इसलिए हमें लगा कि कानपुर का, इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है कानपुर की इंडस्ट्रीज, कानपुर के उद्योग। उनका अतीत क्या था, उनका वर्तमान क्या है, उनका भविष्य क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान हैं। पहले मेहमान आलोक अग्रवाल जी, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आइए। दूसरे मेहमान हैं राजू ठाकुर जी, जो लाल इमली कॉटन मिल के मजदूर नेता हैं, आइए सर, स्वागत है विराजी। और तीसरे मेहमान वो हैं जिनकी विद्वता का मैं व्यक्तिगत रूप से मुरीद हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। कानपुर की एक एक गली कूचे का इतिहास जो मुंह जवानी बांचने की क्षमता रखते हैं, ऐसे हिस्टोरियन अनूप शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है। और इस सत्र के चौथे, आइए सर, चौथे और आखिरी एक्सपर्ट हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों से बेहतर कानपुर को कोई नहीं जानता है। शहर सिर्फ एक नक्शा और नक्शे पर अंकित एक नाम नहीं होता है। शहर कुछ मोहल्ले, शहर राजस्व का एक अभिलेख, शहर कुछ चौराहे, शहर सिर्फ एक अक्षांश और देशांतर नहीं होता है। शहर वहाँ पर बसने वाले लोग और उनका मिजाज होता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इस सेशन में पार्टिसिपेट करें। हम अपने तीनों मेहमानों से बात करेंगे और फिर आपके हिस्से के सवाल भी लेंगे। तो तैयार हैं कानपुर वालों? तैयार हैं। अनूप जी, आपसे शुरुआत करते हैं। वो कौन सा दौर है, कौन सा वक्त है जब कानपुर में इंडस्ट्रीज का खुलना शुरू हुआ? यहाँ पे इंडस्ट्रीज के खुलने की वजह क्या थी? इसकी जियोग्राफिकल रीज़न कि ये कहाँ पे स्थित है, ये कौन से रूट पे था, अंग्रेज़ों की क्यों यहाँ इतनी दिलचस्पी थी कि यहाँ पे मिलें खुलें? क्या अंग्रेज़ों के आने से पहले भी कानपुर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था? थोड़ा सा कानपुर की इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के बारे में अगर आप बता सकें। कानपुर पास में रखिए, पास में। जनपदी सीमा जब जनपद के रूप में बना, इससे पूर्व ही कानपुर में औद्योगिक विकास शुरू हो गया था। 1778 में यहाँ पर छावनी की स्थापना होती है और उसके 6-7 साल बाद 1796 में सबसे पहले वाइन डिस्टिलरी यहाँ पर शुरू की जाती है। शराब बनती थी कानपुर में, सबसे पहला कारखाना शराब का ही शुरुआत हुई, मतलब। और उसके 15 साल बाद जिला बना। जिले कानपुर की सीमा ठीक 15 साल बाद होती है। तब ये अवध के हिस्से में था। सादत अली खान ने से ये हिस्सा 1801 में नवंबर में ये अंग्रेज़ों के हक में आया। उसमें 7 जिले बने थे, उसमें कानपुर एक जिला बना। तो इंडस्ट्री यहाँ जो सबसे पहले हुई शराब की कारखाने के रूप में। और शराब सर ये कहाँ पे था ये कारखाना? इसको लोकेट नहीं अभी किया गया, लेकिन छावनी की ही सीमा में था। क्योंकि छावनी की बाउंड्री आज की छावनी से थोड़ा पृथक समझें। पुराने कानपुर में भैरव घाट से लेकर के और जाजमऊ तक, मतलब आज का हिस्सा जो नहर के पार से हम मानते हैं छावनी, पहले इधर पुराने कानपुर में भैरव घाट तक छावनी का हिस्सा था। ये इसीलिए कंपनी बाग जो हमारा नवाबगंज का बना, उसके कारण यही है कि वो सिविल एरिया उधर अलग कर दिया गया था। तो ये तो औद्योगिक विकास की शुरुआत यहाँ से होती है। फिर तो वाइन के कारखाने के बाद फिर बाकी इंडस्ट्रीज, फिर जनपद बन जाता है। फिर हमारे यहाँ सबसे पहले फिर नील के कारखाने खुले 1803, 1802 में जब जिला बन गया
तो 1803 में नील के कारखाने बने, और नील के कारखाने कानपुर में विभिन्न परगनों में, खास करके बिल्लौर, अकबरपुर और सदर, मतलब जाजमऊ परगने में थे। सबसे ज़्यादा इसमें जाजमऊ परगने में नजफगढ़ इसका प्रमुख अड्डा था। नजफगढ़ जी। और यहाँ तक कि क्लॉड मार्टिन लखनऊ से आकर के वहाँ कोठी बना करके कारोबार तिजा। और एक समय ये भी था कि नजफगढ़ इतना बड़ा टाउन हो गया था कि कानपुर शहर को लील गया था। कानपुर तो शहर बहुत बाद में डेवलप हुआ, तो कानपुर उसके आगे बौना था नजफगढ़ के। जितने अंग्रेज होते थे वहाँ पर आउटिंग करते थे, लगभग बहुतों की कोठियाँ हुआ करती थीं। तो नील का कारोबार रहा। ये नजफगढ़ कहाँ पड़ता है? नजफगढ़ ये सरसौल ब्लॉक में है, महाराजपुर में, गंगा के किनारे। अच्छा। तो ये गंगा के तट पर ही है। पूर्वी ये जो अभी बड़ी बड़ी मिलें जिनका हम सब लोग नाम लेते हैं, सुनते हैं, इसमें ऐसा था कि 1860 में जब पहली हमारी जंग आज़ादी की समाप्ति होती है और विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी होता है 59 में, और 60 में हम जब थोड़ा शांत होता है माहौल, तो 1860 में EIR के एक स्टेशन मास्टर मिस्टर ब्यूस्टन और कुछ लोगों ने मिलकर कानपुर कॉटन कमेटी गठित की। कानपुर कॉटन कमेटी। कानपुर कॉटन कमेटी ने 1861 में एल्गिन मिल की मतलब जन्म दिया, जो 64 में कंप्लीट हुआ, और 5 लाख की लागत से कारखाना शुरुआत हुई 1864 में। एल्गिन मिल वो जो सिविल लाइन में और गंगा के किनारे वाला भाग है। ये पहला सूती मिल है पूरे उत्तर भारत का। पूरे उत्तर भारत में पहला सूती मिल वहीं से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद 1873 से शुरुआत होती है, 76 में लाल इमली कंप्लीट होकर शुरुआत होने लगती है। ऐसे करके वो औद्योगिक विकास हमारा बहुत सारे शुरुआत होती है। क्या वजह थी कानपुर में इतनी सारी कपड़ा मिलों की, अलग अलग तरह की, वूलन या कॉटन? जी, कॉटन इंडस्ट्री का था। एक कपास का उत्पादन उस समय मतलब थोड़ा हो रहा था, कुछ अंग्रेज़ों की प्रेरणा से हुआ। मैं बीच में एक मुद्दा छोड़ गया कि जब मैंने कहा 1860 से कानपुर कॉटन कमेटी गठित की, 1859 में आज़ादी जो हमारी पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसके ठीक बाद जो किला, एक दीवार बनाई थी हैवलक को, लखनऊ से दोबारा वापसी के अंग्रेज़ों से बचने, वो क्रांतिकारी जो कानपुर में दोबारा अटैक न करे, तो गंगा की तरफ दीवार, वो किला कहलाया बाद में। तो किला फैक्ट्री में सबसे पहले हार्नेस सैडलरी फैक्ट्री हुई 1859 में। इसमें मिस्टर स्टीवर्ट ने इसको शुरुआत की थी। तो चमड़े का टेन करने का भी कारखाना 1859 में शुरुआत। चमड़े का टेंट रखने? हाँ। और इसके पहले प्री म्यूटनी चमड़ा थोड़ा काम हो रहा था इसके लिए, और वो गंगा के किनारे ही हो रहा था। रॉबर्ट मॉन्टगोमरी कानपुर का जो कलेक्टर था, 1848 की रिपोर्ट में भी चमड़े के काम के सूचना वो दे रहा होता है, 1848 की रिपोर्ट में। तो इसी के बाद फिर चमड़ा उद्योग के केंद्र के रूप में भी कानपुर विकसित हाँ, इसके बाद न्यू टेनरी जो हुई, नॉर्थ वेस्ट टेनरी की स्थापना होती है। इसी से फ्लैक्स बनता है। तो फ्लैक्स की तो इतना था कि धनीराम भल्ला लाहौर से चल के यहाँ पर पूरी फ्लैक्स की एजेंसी ले ली थी और पूरे भारतवर्ष में यहीं से आपूर्ति करते थे। बड़े साहित्य सेवी भी व्यक्ति थे धनीराम भल्ला, कि रामचंद्र शुक्ल जैसे उनके मेहमान होते थे, हसरत मोहानी जैसे मेहमान होते थे, और बालकृष्ण शर्मा नवीन, और जाने कितने नामवर मतलब अदबी खिदमात भी वो करते थे। उनके बंगले पर ऐसी महफिलें भी होती थी। तो ऐसे औद्योगिक विकास होता है। फिर सूती मिलों का फिर ये केंद्र बन जाता है। यद्यपि आज़ादी के समय ही चतुर्थ सूती वस्त्र उद्योग का यहाँ पर एक सम्मेलन भी हुआ था। सर पदमपत सिंघानिया वगैरह और सर JP श्रीवास्तव के बेटे JK श्रीवास्तव और मैकेंजी जो मिलों के मैनेजर थे, इन सब लोग एक, तो कॉटन इंडस्ट्री का इतना बड़ा था कि यहाँ पर चौथा सूती वस्त्र सम्मेलन भी यहाँ पर हुआ था। चौथा सूती वस्त्र सम्मेलन। जी। चलिए इस हिस्ट्री पे हम लौटेंगे। आपने अपने वर्णन में कानपुर की हिस्ट्री बताते हुए लाल इमली का जिक्र किया। 1876 में शुरू हुई। 1876 में। हमारे साथ राजू ठाकुर जी हैं, लाल इमली कॉटन मिल के मजदूर नेता। सर, कानपुर के बारे में दो अलग अलग किस्म की व्याख्याएं हमें सुनने को मिलती हैं। पहली व्याख्या ये सुनने को मिलती है कि कानपुर की जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको यूनियन बाजी ने तबाह कर दिया। एक इल्ज़ाम ये लगता है कि साहब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी, फिर बहुत सारे यहाँ पे यूनियन लीडर हो गए, सबके अलग अलग हित थे, सब ने अलग अलग डिमांड की और एक एक करके इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से समेट के ले गए। लेकिन जब यूनियन के लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैनेजमेंट और प्रशासन की मिली भगत, मजदूरों के हितों को दबाने की कोशिश
आदि इत्यादि के चलते यहाँ की मिलें बंद हुई। आपका सत्य क्या है? आप लाल इमली कॉटन मिल के क्राइसिस को, जो कानपुर की सबसे बड़ी पहचान हुआ करती थी, मैं जहाँ पे रहता था कानपुर में स्कूली शिक्षा के दौरान, वहाँ पे एक बड़ा सा शोरूम हुआ करता था न्यू बसंत टॉकीज़ के बगल में लाल इमली का, और बड़ा हमने ऐसा सुना था कि ये प्रतिष्ठा का हिस्सा माना जाता था। फलाने ब्रांड की साइकिल, ढिकाने ब्रांड का रेडियो और लाल इमली की जो लोई और तमाम कंबल वगैरह होते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि लाल इमली इतिहास का एक जिक्र भर बन के रह गया? राजू ठाकुर जी। सर ऐसा है कि बहुत गंभीरता से मैं अपने साथी की बात सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा, इतिहास बताया। आपने जो सवाल किया उसमें यूनियन बाजी, सौरभ भैया, एक्चुअल में यूनियन वो चीज़ है जो एक चिड़ैया पाली जाती थी पुराने जमाने में, जो आफत आते ही वो मर जाती थी। तो हमेशा यूनियनों के ऊपर ये ढकेल के दे दिया जाता है कि यूनियन बाजी में ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। यूनियन नेता ने हमेशा श्रमिकों के हित की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसी भी यूनियन का हो। उसका अपना मोटिव, मकसद जो था वो मजदूरों की अपने हित की बात थी, प्रतिष्ठान के हित की बात थी। मैं खुद भी लड़ा हूँ, मैं 2002 से वो लड़ाई लड़ा हूँ जिसको अगर मैं व्याख्यान करूँगा तो हो सकता है भाई साहब से ज़्यादा समय ले जाऊँ, जो इतिहास में शायद लाल इमली में कभी नहीं हुआ। क्या मैं बता सकता हूँ? मैं जी जी प्लीज़ शॉर्ट में। सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए जो स्क्रीन पर भी अपनी देख रहे हैं कि ये लाल इमली जो मिल है, इसकी बंदी की वजह क्या रही? क्राइसिस, संकट शुरू कहाँ से हुआ? अगर आप 5 मिनट बता सकें, 2-4-5 मिनट में। 27 प्रॉपर्टियाँ, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे मौजूदा सरकार हो और चाहे इससे पहले की सरकार हो, मेरा सरकार से केवल यही कहना है कि इस मिलों को जब ये बीमार हुई, 1981 में इसका अधिग्रहण हुआ था, भाई साहब को पता होगा। इस लाल इमली और एल्गिन का भी, लाल इमली और धारीवाल भी एक जो वुलन मिल है, आपने कॉटन का नाम दिया, कॉटन इंडस्ट्रीज थी एल्गिन, हमारी लाल इमली जो थी वो वुलन थी। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सरकारी मिलों में कहा जाता वो लाल इमली और धारीवाल मिल, वो केवल वुलन इंडस्ट्रीज। और हम जो बनाते थे वो सरकारी कपड़े ज़्यादा बनाते थे। 1981 के उस एक्ट के तहत, जिसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अधिग्रहण करते वक्त एक गजट किया था कि ये मिल कभी नहीं बंद होगी, चाहे किसी पोजीशन में ये चलाई जाए, और गरीबों को कपड़ा मुहैया कराया जाए, गरीबों को रोजगार दिया जाएगा इसी मिलों से। और सरकारी संस्थानों में और सैन्य सेवाओं में सैनिकों को बेहतरीन गुणवत्ता के कपड़े दिए जाएं। अब बंद हुई, ये आपका सवाल है। इन मिलों को, इनकी गुणवत्ता गिरा करके इन्हीं जो अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिनिस्ट्री से मिलते हुए ये चोरी ऊपर से नीचे तक की है, जिसकी लड़ाई अकेले राजू ठाकुर नहीं लड़ सकता था। उसके लिए हमें शहर के बड़े बड़े नेताओं की जरूरत थी, लेकिन शहर के वो बड़े बड़े नेता उसी में लिप्त थे और आज भी लिप्त हैं। यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो इसकी जानी दुश्मन है। मैं अगर गिनाना चाहूँ तो शायद आप परेशान हो जाएंगे। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, 25,000 का मालिक है BIC, 25,000 करोड़ रुपए का मालिक है BIC, और 70 मौतें हो गई हैं वहाँ मजदूरों की। 40 महीने से वेतन नहीं है मजदूरों को। इससे बड़ी त्रासदी पूरे कानपुर में नहीं हुई होगी। आप पता कर लीजिए भाई साहब से। कितने मजदूर काम करते हैं वहाँ पे? इस वक्त 450 बचे हैं और 5,000 की स्ट्रेंथ थी। जब रोड भर जाती थी और छूटता था तो वहाँ पर जाम लग जाता था। इस वक्त 450 मजदूर है, जिसकी सैलरी 40 महीने से मौजूदा सरकार ने दी है। पीछे भी यही रहा। बंद होने का जो कारण है वो प्रॉपर्टी बेच करके फिर मिल को चलाया जाएगा। प्रॉपर्टी औने पौने दामों में मिली भगत करके बड़े बड़े लोगों से, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनसे मिल करके एग्रीमेंट टू सेल किया। गैर कानूनी ढंग से इस मिलों को एग्रीमेंट टू सेल करके पोजीशन भी दी गई। CBI इंक्वायरी चल रही है, CBI इंक्वायरी चल रही है। मैं लड़ा हूं, यहां से दिल्ली AFIR तक लड़ा हूं,
लेकिन सरकार हत्या करने में आमादा है। 70 से अधिक मजदूर मर चुका है। मिल नहीं बंद होगी तो और क्या होगा? जो आलू प्याज टमाटर बेच रहे हैं बाहर, उनके पास वो पैसा भी नहीं रह पाता है। जब 40-40 महीने से आपको 1 महीने सैलरी ना मिले भाई साहब, तो आप बताइए क्या करेंगे? आप लोगों को 1 दिन खाने को ना मिले तो आप लोग क्या करेंगे? तबाह हो गया यहाँ मजदूर, तबाह हो गया यहाँ उद्योग। ये औद्योगिक नगरी कही गई, खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ यहाँ की जो मौजूदा सरकार और मौजूद सरकार के प्रतिनिधियों की रही है, केवल जमीन पे। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हैं, प्रेरणा जी, प्रेरणा वर्मा जी। लेदर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेदर कार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रिएटिव इंडिया से जुड़ी हैं आप, दैट्स राइट। प्लीज़ कीप योर माइक क्लोज। मैं प्रेरणा वर्मा क्रिएटिव इंडिया से, मेरी लेदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में करती हूँ। अच्छा, तो आप लेदर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट हाँ कर रही जी। हैं। आलोक जी, आपके पास आते हैं। हमने कॉटन इंडस्ट्री हिस्ट्री की बात सुनी, अभी लेदर इंडस्ट्री की भी बात सुनेंगे। कानपुर में किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं और उनको किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग ने यहाँ पर मुझको आमंत्रित किया, और उसके बाद अनूप जी की जो जानकारी सुनी, वाकई में लगता है कि कानपुर में इनसे बड़ा He is a walking Wikipedia of हाँ, कानपुर। बिल्कुल बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया है, इनके पास पूरी डिटेल है और सब बिल्कुल मुँह जुबानी याद है इनको, सब चीज़ जिस डिटेल से उन्होंने बताई। और उसके बाद में राजू जी ने अपनी समस्या बताई, राजू जी ने अपनी यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में बताया। मैं बहुत कुछ नहीं उसके बारे में जिक्र करूँगा। मेरे को लगता है कि उसकी इंडस्ट्री बंद होने की एक वजह शायद जो मशीन का युग आया और जो टेक्नोलॉजी पुरानी होकर के जो अपडेट हुई टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी में शायद वर्कर्स की कमी थी, वर्कर्स की ज़रूरत कम थी और मशीन का काम ज़्यादा था। उस वजह से शायद हम लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए और उसकी एक वजह इंडस्ट्री को बंद करने की रही होगी। अब क्या है, अब उस मैनचेस्टर ऑफ जो ईस्ट को कहते थे कानपुर, वो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी बंद होकर के अब सारी MSMEs में आ गई हैं। आज कानपुर में करीब 15,000 MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, छोटी छोटी इंटरप्राइज काम कर रही हैं और छोटे छोटे प्लॉटों पे छोटे छोटे यूनिट्स में अपने प्रोडक्शंस को लेकर के आ रही हैं। और मैं आपको बताते हुए बहुत गर्व होता है, जब इस टाइम कोविड मार्च 2020 में जब पहले कोविड की वेव आई थी, तो एक कानपुर ऐसा शहर था जहाँ पर मेरे को ध्यान है शायद 23 तारीख को हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फर्स्ट वेव में बंद करा था, उसके बाद में कहते हुए बड़ा फख्र हो रहा है कि कानपुर के शासन प्रशासन ने 25 मार्च से हम लोगों की इंडस्ट्री चालू करने की अनुमति हमको प्रदान करी थी और एक हफ्ते के अल्प पीरियड में हम लोगों ने करीब 2,500 इंडस्ट्रीज यहाँ पे चालू करी थी और यहाँ से हम दिल्ली और गुजरात तक हमने यहाँ से सप्लाई कराया, क्योंकि पूरी इंडस्ट्रीज यहाँ बाकी शहरों की, बाकी राज्यों की इंडस्ट्रीज बनती हैं और सारे वहाँ के लेबर पलायन करके, क्योंकि यूपी और MP और बिहार के लेबर सभी प्रदेशों में फैले हुए थे, तो वो उनका पलायन चालू हो गया था। क्योंकि कानपुर के लेबर कानपुर में थे और कानपुर की इंडस्ट्री को कानपुर लेबर क्राइसिस वैसा कोई नहीं था। कानपुर सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कानपुर में किस तरह की इंडस्ट्रीज अभी हैं और उनके सामने किस तरह के चैलेंजेस हैं? कानपुर में लगभग सभी तरह की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ पर प्लास्टिक का, यहाँ पर फुटवेयर का, यहाँ पर लेदर का, यहाँ पर साबुन का, डिटर्जेंट का, पान मसाले का, मतलब हर एक तरह का छोटा छोटा इंडस्ट्रीज, बल्कि प्लास्टिक का तो बहुत बड़ा। पान मसाले की इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है? सर छोटी इंडस्ट्री है, वो देखने में छोटी है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। बताते फिरते हैं कि भैया, लेकिन उसका भी पलायन हो गया है, वो कानपुर से पलायन होकर के बाहर के शहरों में जा रहा है। अब गुटखा कहीं और बनता है? हाँ, गुटखा कानपुर के अलावा बहुत शहरों में बनता है। जाने दीजिए। अच्छा जी, और प्रेरणा जी, टेंडरी को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, हमने हिस्ट्री जान ली। अभी जो लेदर इंडस्ट्री है उसके सामने किस तरह के मौके और किस तरह की चुनौतियां हैं? मौके तो काम करने वालों के लिए सभी मौके हैं। हमारी टेंडरीज को लेके प्रॉब्लम ये आती है कि पॉल्यूशन को लेके, जिसको कंट्रोल करना इंडस्ट्री और सरकार का दोनों का काम है। और कुछ एक आदत पड़ी हुई है ब्यूरोक्रेट्स की और इंडस्ट्री में, जो हर चीज़ अंडर टेबल कराने का आदत है, वो जिसको टाइम टेकिंग जॉब है, जो टाइम लेते हुए ठीक होगी। पहले से काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। नहीं, क्या करते हैं जो सब बिजनेसमैन लोग हैं? सब बिजनेसमैन नहीं, आप गलत से कह रहे हैं। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ, अभी तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। आप क्या कह रही कि कुछ लोग हैं वो टेबल के नीचे से पैसा देते हैं? सब ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो होती है कि काम चला लो, एक चीज जाने दो, हो जाने दो, जैसे भी है। हाँ, किसी भी तरीके से उसको काम कराने का जो एक हमारा माइंड सेट होता है जी, हमारा सबका, मीन्स ये नहीं है कि बिजनेसमैन का, मैं कह रही हूँ सबका माइंड सेट होता है। लेकिन सरकार की तरफ से
जिस तरीके से प्रेशर हुआ है उससे काफ़ी हद में चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। क्या प्रेशर हुआ है? प्रेशर मीन्स कि आपको पॉल्यूशन को कंट्रोल रखना है, और कुछ चीज़ें हैं कि ग्राउंड लेवल पे हो नहीं रही होती हैं, दिखाई नहीं जाती हैं, करी नहीं जाती हैं, पेपर पे वर्क हो रहा होता है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में काफ़ी। थोड़ा मैं ना थोड़ा बुद्धू बच्चा रहा हूँ, उदाहरण दे के समझाएंगी तो मुझे और मेरी ऑडियंस को समझ में आएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं दे सकती हूँ, बस इसको अभी आप क्या रीड बिटवीन द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस। करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, एक्चुअली करप्शन बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें जाके कोई योजना चलती भी है सरकार की तरफ से, इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन है? बॉडी करती है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते हैं। अगर कोई योजना चली है आखिरी तक उसको पहुंचाने का जो बीड़ा उठाता है वो हमारे अधिकारी गण ही उठाते हैं। यहाँ पे जाके कहीं कुछ चीज़ गड़बड़ होती है तब जाके नीचे तक नई चीज़ें पहुँच पाती हैं। वो मान लिया कि यहाँ पे कोई डीएम है, बहुत अच्छे आए हुए हैं, वो काम करना चाहते हैं, घूम घूम के काम करा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे उपस्थित जो पुलिसगण हैं वो भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो डीएम ही सही नहीं, टॉप लेवल का आदमी सही नहीं है, तो वो काम कराने में उतना इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। नहीं मैडम, ये लोग अपने कप्तान की शक्ल देख के काम करते हैं, और आजकल तो कमिश्नरेट हो गई है। वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अगर टॉप लेवल पे जो बैठा हुआ लीडर की नीयत सही है तो वो काम नीचे वाले करा ले जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अफसरशाही और जो उद्योगपति हैं जो शॉर्टकट निकालते हैं उनके गुणा गणित से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। हाँ, वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन अगर बताइए भाई साहब, आप यहाँ पे उद्योगपतियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे को लगता है जो मैडम कहना, जो ये प्रैक्टिकल चीज है, मैं थ्योरी पे नहीं जा रही हूँ। नहीं, हमको बड़ी खुशी है कि आप प्रैक्टिकल बातें कर रही हैं, सही खरी कर रही हैं। जी, मेरे को लगता है जो प्रेरणा मैडम कहना चाह रही हैं, उनका कहने का मतलब है अगर टॉप मैनेजमेंट एक्टिव होता है, अगर कोई, मैं भी फैक्ट्री में बैठा हूँ, फैक्ट्री को देख रहा हूँ, अगर मैं फैक्ट्री में बैठ करके चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ और चीज़ों को सख्ती से देख रहा हूँ, तो नीचे डाउन द लाइन चीज़ें हैं वो सब प्रॉपर्ली मैनेज होती हैं। नहीं तो उद्योगपति जो हैं कानपुर के, वो कानपुर के प्रदूषण की चिंता क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपको सरकारी सख्ती की जरूरत पड़ती है इस चीज के लिए कि गंगा को प्रदूषित ना करो, ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, शॉर्टकट ना खोजो? आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, एनजीटी या जो सीजी जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग वाले हैं, उनकी भी जो रिपोर्ट है वो सारी जितनी भी सख्ती है वो इंडस्ट्री के ऊपर लगाते हैं, लागू करते हैं। लेकिन शायद आपकी जानकारी में नहीं है जो वाटर का कंजम्पशन है वो इंडस्ट्री को कितना जाता है, आपको जानकारी में है? 90 सर मैं ही आपको बता रहा हूँ, 2% मात्र टोटल वाटर कंजम्पशन जो इंडस्ट्री को जाता है मात्र 2% है। और जितनी भी कानून के पालन करने की चीज़ें हैं, वाटर को, पानी को इस्तेमाल ना करो, पानी का गंदा ना करो, मात्र 2%, 90% का जो पानी है जो इस्तेमाल वो सिर्फ एग्रीकल्चर में जाता है, और केवल इंडस्ट्री को 2% पानी कंज्यूम होता है। उस पानी कंजम्पशन के ऊपर इंडस्ट्री को 2% पानी मिलता है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बाद उस पानी में जितने केमिकल मिलते हैं वो उसको डोमेस्टिक यूज के साथ इक्विवेलेंट नहीं करते। यही कह रहा हूँ ना, केवल 2% पानी इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। जो हमारा पानी हम जो इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के जीवन में, या हम एग्रीकल्चर में या बाकी चीज़ों में, उसका केवल 2%, मात्र 2% इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है। और उस इंडस्ट्री को जो इस्तेमाल करी उसके ऊपर उन्होंने अपने पूरे प्लांट्स लगाए हुए हैं, सारा फिल्टर करते। जैसे भी लेदर इंडस्ट्री, लेदर में भी पूरे जाजमऊ में उनका ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। और ज़्यादातर आप कह रहे हैं ट्रीटमेंट प्लांट लगे, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इतनी बंद हो गई, उतनी बंद हो गई। भाई साहब गलत बता रहा हूं? लेदर इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो हमारी एमएसएमई है यहाँ पर, उसमें वाटर का ट्रीटमेंट, उसमें कोई वाटर पोल्यूशन नहीं है। एमएसएमई के लिए नहीं कह रहा हूँ, यहाँ कलेक्टिवली बात हो रही है। मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि जो एमएसएमईज हैं, जो छोटी यूनिट्स हैं, प्लास्टिक यूनिट्स है, उसके अंदर तो वाटर का इस्तेमाल केवल डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है, पानी के लिए, पीने के लिए या बाकी सब चीज़ों के लिए। तो जो पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज है, जो रेड जोन वाली इंडस्ट्रीज है, उसके लिए तो गवर्नमेंट ने उसमें नियम लगाए हुए हैं कि आपको उसको ट्रीटमेंट करना है, बिना ट्रीट करें उसको आप पानी को आप बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये मैं अगले राउंड के सवाल पूछ रहा हूँ, फिर हम ऑडियंस के पास जाएंगे। अनूप जी, मैं कुछ शहरों में जाता हूँ, वहाँ के उन शहरों के बाशिंदों के अंदर मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत दिखता है। जैसे इंदौर का आदमी बड़े गर्व से पूरी दुनिया में कहीं होता है हम इंदौर से हैं, हमारा इंदौर ऐसा है। चंडीगढ़, लोग बड़े गर्व से बोलते हैं हमारा सिटी ब्यूटीफुल, ऐसा है वैसा है। कानपुर के लोग भी काफ़ी कलाकार हैं, काफ़ी दुनिया में उनका नाम है, लेकिन हम कानपुर के बारे में हमेशा बहुत गर्व से नहीं कह पाते हैं कि शहर कानपुर के नागरिकों के अंदर अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को लेके, एक आम विद्वानों को तो पता है, एक आम लोगों के अंदर ना तो वैसी उत्सुकता आ पाई, ना उन्हें संस्थागत रूप से वैसी उत्सुकता देने की कोशिश की गई।
आपको ऐसा जान पड़ता है कोई ऐसा कानपुर के बारे में जानने को, कानपुर के कल्चर को प्रमोट करने को लेके कोई बड़ा मूवमेंट हुआ हो, या आप कोई सजेशन देना चाहें ताकि वो इन नागरिकों के एजेंडे का हिस्सा बन सके, और जब इनके एजेंडे का हिस्सा बन जाएगा तो सरकारें तो खुद ब खुद ध्यान देने लगेंगी? हर शहर में जो गौरवानुभूति हर नागरिक को होती है अपने शहर को, क्योंकि कानपुर कोई बहुत पुराना अदबी शहर नहीं था। कानपुर ब्रिटिशर्स डेवलपमेंट से बना शहर, एक छोटा सा कस्बा का पुराने कानपुर के रूप में था। छावनी हुई तो जीटी रोड की बाउंड्री से लेके, मतलब सवादा मैदान से लेके जाजमऊ से लेकर के पुराने कानपुर तक, ये पूरे 12-13 गांव मिला करके जो उसमें खंड ग्राम, मतलब उसमें छावनी स्थापित। तो इसके बाद इसका जो कोई विशेष अंग्रेज़ों का देन, तो अंग्रेज़ों के अपने मकसद से इसका विकास था। औद्योगिक विकास, अवध की निगरानी के लिए वो थे, तो यहाँ से और बुंदेलखंड से जो लोग स्नानार्थी राजे रजवाड़े आते गंगा सेवन करने, तो उन सब पर निगरानी कर रहे थे। तो यहाँ पर इतिहास के दृष्टि से हाँ बहुत सारे अब ऐसे भी व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपने अलख जगाया कानपुर के लिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का इसी में एक नाम आता है। ब्राह्मण उन्होंने जब निकाला, अभी ये गंगा प्रदूषण की बात आई, ब्राह्मण पत्र में एक कलकत्ता हाई कोर्ट में सालक ग्राम की को कोर्ट ने तलब किया था गवाही के लिए। उसी प्रसंग को जोड़ते हुए एक निबंध लिखा ब्राह्मण में, और जिसमें कानपुर में गंगा की प्रदूषण की समस्या भी लिखी गई। ये पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने 143 साल पहले ब्राह्मण में लिख चुके। कानपुर में गंगा के प्रदूषण की बात। और 1923 से आगे जब ये क्या नाम है 27 के बाद जब हमारे विद्यार्थी जी MLC शंकर विद्यार्थी जी, हाँ, तो विधान परिषद में भी इस मामले को उठाया। उन्होंने यहाँ से लेके वो बनारस तक के मुद्दों को उठाया कि वो गंगा जो प्रदूषित हो रही है, तो सामयिक लोग अलख जगाते रहे, और वो कानपुर में उनके जानकार रहे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र तो ऐसे कंपुआ थे जिनकी हर मामले में इतने हंसोड़े थे। विद्यासागर जी आए मिलने, उनकी किताबों का तर्जुमे किए थे, बंकिम जी बाबू की किताबों का तर्जुमा। विद्यासागर जी आए मिलने, बड़े सलीके से ब्राह्मण कुटीर में उन्होंने स्वागत किया। अब वो बड़े अलमस्त थे, सोचे बैठ जाएंगे। अब वो पूरी किताबें बिखरी, डस्ट थी, तो सोचे कि कुछ झड़ियाएँ तो बैठें। तो खैर जब उन्होंने देखा मनसा इनकी कुछ ऐसा बैठ नहीं रहे, तो उन्होंने झड़िया दिया, बैठ गए। फिर उन्होंने पेड़े मंगवाए, तो उन्होंने पेड़े का जो रखा, और आसपास जो बच्चे आए उनमें 4 पेड़े तो वितरित कर दिए, अब 1 पेड़ा बचा। अरे बोले लीजिए विद्यासागर जी, आप तो विद्या के सागर हैं, तो पाइए। तो ये कानपुर के अलावा फिर उन्होंने आधा खुद खाया, आधा विद्यासागर जी को सौंप दिया। तो और वो पूरी कानपुर, अब वो एक सेठ के पास एक बार होली पर चंग बजाते हुए जम गए कि हमें तो नेग लेना है। पुलिस बुला ली उसने, उसके बावजूद वो जमे रहे, नेग लेकर के ही उठे। तो बोले कानपुरियापन वाले भी कुछ लोग हुए जिनसे मतलब कानपुर जाना गया। उन्होंने अपने गांव के एक राजा, वो बेथर के रहने वाले थे, तो बेथर के जो तालुके के जो राजा साहब, चातुर मंडल की जो कवि देवाहुति देवी के जो ससुर साहब आए, तो उन्होंने उनसे कहा कि ठीक है राजा साहब, हमें बुलवाए, नौगढ़ा में रह रहे थे, तो यहाँ वो आए थे ठहरे कानपुर में, तो उन्होंने इनको भी बुलाया। तो बोले राजा साहब हमका तो बुलवाओ हैं, लेकिन हम यदि उन बुलवावन तो भी तो आवत ना ही हैं, तो हम तो ना ही उनके खिन। तो ऐसे भी थे अपने ही गांव के उस राजा का कानपुरिया अंदाज है। तो कानपुर में अलग अब उनके नाम है, लेकिन अब जो जानकारी है, अब कानपुर में पान मसाला और थूकने पीक के सब बदनामियाँ भी जो आई। कानपुर में सबसे पहला ये पान मसाले का, यदि यहाँ के पुराने शहर के लोग जानते हो तो प्यारेलाल स्ट्रीट है हरबंस मोहाल में, और वहीं पर प्यारेलाल शुक्ल डाकघर है उसी गली में। प्यारेलाल शुक्ला ही इस इंडस्ट्री को लाए थे, यदि कोई जानते हो। और आज भी पुराने घरों में जर्मन से कलर्ड की डिब्बियाँ पुराने घरों में मिल भी जाएंगी। उसमें वो उस समय मसाला बनाने का और अलग उसमें वो गोलियां जैसी बनाने का भी मसाले की ऐसी चलन था उस समय के लोगों को। पान अच्छा, मसाला कानपुर में तब से गोली बट रही है? हाँ, मतलब ये गोली इसीलिए तो गोली देने लगे। तो कानपुर अलग अलग अंदाज से रहा, और कानपुर जंग में 1857 की जंग में हिस्सा लेकर के अपना नाम रोशन किया,
बाद में सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ तो इस खौफ से आए, वो 2 घटनाएं थी, सत्ती चौरा घाट और मतलब अंग्रेज़ों की दृष्टि में लंदन में बार बार कहा गया उस म्यूटनी या फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, रिमेंबर कानपुर, जी, कानपुर को याद रखिए। जी, अभी दशहरा बीता, रसेल आया था यहाँ पर, रसेल ने 1859 में यहाँ दशहरा देखा, विलियम हार्वर्ड रसेल जी, उसने वो 2 टाइम मैगजीन के करेस्पॉन्डेंट। तो उसने कानपुर में 1859 में इस दशहरे का वर्णन उसने अपनी किताब में लिखा है। तो पुतला दहन का बड़ा अच्छा रोमांच, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, रास्ते में दिए जल रहे थे, अचानक शोर होने लगा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हो रहा है, तो पता चला राम सीता की पूरी कहानी और फिर वो दहन कैसे हुआ पूरी। तो ऐसे वर्णन कानपुर आकर्षित तो करता रहा। अब आज के लोग भी अपने कुछ दूसरे आयामों से आकर्षित करा रहे हैं। थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए। आप में से कई लोग ललन टॉप किताबों की वजह से देखते हैं। अनूप जी ने एक बहुत पुराने पत्रकार, जिनको दुनिया का पहला वॉर करेस्पॉन्डेंट भी कहा जाता है, विलियम हार्वर्ड रसेल, उन्होंने पहले क्रीमिया का वॉर कवर किया, फिर 1857 का वॉर कवर किया। तो मैं सर थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जब एमफिल किया तब उसी किताब पे एमफिल किया था, मतलब और भी किताबें थी। तो आपकी जिन लोगों की दिलचस्पी हो कानपुर के बारे में या इन जनरल 1857 के बारे में, विलियम हार्वर्ड रसेल की रसेल इंडियन म्यूटनी डायरी है, वो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत कमाल की किताब है। सर आपके पास चलते हैं। बिल्कुल, आप जो संघर्ष की बात कर रहे हैं, मजदूरों के बलिदान की बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई वायबल सॉल्यूशन है जिसमें रोजगार भी मिल जाए लोगों को और मुनाफा भी रहे? मतलब जैसे एयर इंडिया को फाइनली बेचना पड़ा, तमाम किंतु परंतु के बाद सरकार ने बड़े हुंक से लिया था 50 के दशक की शुरुआत में, और अब देना पड़ा जी। क्या इन मिलों को चलाया जा सकता है या 10, 20, 30, 40 साल बाद अंततः ऐसा आएगा कि जैसे मुंबई में हो रहा है कि उन मिलों में अब मॉल खुल रहे हैं और दूसरी चीज़ें हो रही हैं? सौरभ जी, अगर नियत साफ हो तो मंजिल आसान है। अभी भी कानपुर कहीं बिगड़ा नहीं है। आप आके एक बार पधारें लाल इमली में, देखिए वहाँ पर अभी भी वो मशीनें हैं जो कपड़ा बनाते को ऐसा लगता बात कर रही हैं। 4-4 हज़ार मीटर कपड़ा बना है। कपड़ा बनाते हुए मिल बंद कर देना तो एक चलती हुई मिल बंद कर दी जी, षड्यंत्र है। इनको एक जो भाई साहब कह रहे थे कि कुछ ऐसा भी हुआ कि टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई और वो कोऑप नहीं कर पाए, सर कह रहे थे। देखिए, जब बैंक में मैनुअल सिस्टम पे अकाउंटेंट बैठता था जी फिर कंप्यूटर आ गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई जी और आज वही लोग काम कर रहे हैं। जी बैंक तो नहीं बंद हो गए, जी मिलों में आज भी वो मशीनें हैं और आज भी वो वर्कर हैं। मेरे बहुत सारे साथी यूँ तो खुदा के प्यारे हो गए, लेकिन उनके बच्चे कटोरे लेके खड़े हैं, पढ़े लिखे कटोरे लेके खड़े हैं। जरा ट्रेनिंग दे दीजिए, उन मिलों में काम करेंगे, रोजगार मिलेगा। 50 हज़ार वर्कर वहाँ पे काम करेगा। 10 मिलें हैं कानपुर में जो सरकारी मिलें थी। जी मेरा उद्देश्य ये है कहने का कि रहम करें, सरकार रहम करें। इन लोगों, मेरी तो कट गई, लेकिन इन लोगों की, जो लोग आज चैन स्नेचर बन रहे हैं, सड़कों पे तमाम लूट होते हैं, वो बहुत सारे मजबूरी पे करते हैं। हर आदमी नहीं खोमचे लेके खड़ा हो सकता है सौरभ जी। बहुत सारी जिम्मेदारियां, जिनकी माँ हॉस्पिटलाइज है और वहाँ पर बिल निकल के आया 50,000 जान बचाने के लिए, वो क्या करेगा? रात में तो निकलेगा, कोई मदद नहीं करता है। कुछ ना कुछ तो क्राइम होगा। तो क्राइम इसीलिए बढ़ता है कि रोजगार नहीं है। तो अगर बेरोजगारी दूर करना है तो इन मिलों को पुनः चलाइए, कानपुर का औद्योगिक स्वरूप वापस करिए। जो आप चुनावी माहौल पे आकर के यहाँ पर वादे कर जाते हैं उसे पूरा करिए। चाहे पिछली सरकार का वो मनमोहन जी, उन्होंने कहा था लाल इमली की चिमनी से धुआं निकलेगा। किसने कहा था? मनमोहन जी ने, मनमोहन सिंह जी ने। जी। जी इसके बाद अटल जी आए, स्वर्गीय अटल जी, उन्होंने भी कहा चूल्हे जलेंगे, चिमनियाँ चलेंगी, धुआं होगा, मिलें चलेंगी, कोई खुशहाली होगी कानपुर, कोई बेरोजगार नहीं होगा। सब कुछ वही का वही। माफ़ करिएगा, मोदी जी भी आए थे, सत्तर लोगों को खा गई सरकार।
सियाचिन में जो हमारे सैनिक हैं, जिन्हें आधे घंटे से ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, उनको कपड़ा बना के देने वाला ये लाल इमली का मजदूर। वाटर प्रूफ पुलिस के साथी हमारे खड़े हैं, हमारी रक्षा करते हैं, इनको वर्दी बना के देने वाला यहाँ लाल इमली का मजदूर। ये नगर निगम है सामने। सर्दियों में जब ये यूनिफॉर्म पहनते थे, हरे कलर का एक कोट होता था, वो ब्लेजर का कोट कहा जाता था, लाल इमली। तमाम सारे यूनिफॉर्म स्कूलों में जाते थे नेवी ब्लू कलर का, पुलिस को भी नेवी ब्लू कलर का कोट दिया जाता था, कपड़ा दिया जाता था ब्लेजर का, जिसे BC 95 कोड बोला जाता था। सब चला गया। कहाँ चला गया ये आप हमसे पूछिए ना। कारपोरेट जगत में। हमारे यहाँ से जबलपुर में जो आयुध फैक्ट्री है, जहाँ से बम का गोला बनता है, बम का गोला भाई साहब, उस पर जो ब्लेजर लपेटा जाता है बम के गोले में, वो प्योर ऊल से ही बनता था, लाल इमली से। 999 रुपए का टेंडर 4,500 रुपए में प्राइवेट को दिया गया, कारपोरेट को। नहीं बंद होगी क्या? जब इनका पेट भरोगे और मजदूर भूखा मरेगा तो नहीं बंद होगी क्या? तब तो यूनियन को तोपा जाता है। यूनियन लड़ती है तो यूनियन को बंद कर दिया जाता है, इन्हें बंद कर दो, तमाम धाराएं लगा दो। कैसे चलेगा? कैसे मजदूर का पेट भरेगा? कैसे इस कानपुर का नाम रोशन होगा? कैसे हम कहें जाके अभी बंबई में जाके बैठ जाए, अभी दिल्ली में जाके बैठ जाए कि मैं कानपुरिया हूं, तो मैं केवल कानपुरिया, तो ये कहा जाएगा यार तो गुंडे हो, तब तो गुंडे हो आप। मैं गुंडा नहीं हूं, मैं मजदूरों के शहर में हूं। मैंने 35 साल नौकरी की, मैं जानता हूं मजदूर का कलेजा। बहुत चला जाता है मजदूर यहाँ, चाहे वो ठेलिया खोमचा लगाने वाला हो। मैं लाल इमली के अकेले बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों ठेलिया खोमचा वाले को लट्ट मारा जाता है? क्यों नहीं मारा जाता है बड़े बड़े व्यापारियों को, जहाँ से आप उगाई लेते हैं? क्यों नहीं सरकारें देखती है? क्यों सरकार लिप्त है? आप नीचे, मैंने कहा था ना कि कमजोर या वो चिड़ैया जो घर में पाली जाती है, एक जी की आफत आएगी तो वही मरेगी, तो वो एक खोमचे वाले मरते हैं। वो नहीं मरते हैं जो मॉल खोले बैठे हैं, वो नहीं मरते हैं। जिनके बाहर स्टैंड लग गया तो एक्सीडेंट हो जाए तो वो मरेगा जो रोड में चलता है। हमारा एक साथी अगर एक खोमचा लगा देगा तो उठा के ठेला फेंक दिया जाता है। मेरी लड़ाई इस बात की है, मैं वसूलों पे लड़ता हूँ। मैंने 2002 से आंखें खोली है। सर जी एक बात और भी बता दूं जी, कि इस लाल इमली की बात नहीं, मजदूरों के बड़े साथी हमारे बैठे हैं। बोलने में बड़ा मुझे वो चीचक भी लगती है, लेकिन मौका दिया आपने। 2002 तक मैंने ये देखा कि कहा तो गया कि सरकारी मिले हैं ये, लेकिन भाई साहब उनका रिवीजन नहीं हुआ था पे का। 18 आने प्रतिदिन का वेतन था। 18 आने? जी, 18 आना कितना होता है? मैं बेसिक बता रहा हूँ, मैं बेसिक बता रहा हूँ। सरकारों किसी ने आग नहीं, यूनियनें लड़ी हैं, ऐसा नहीं मैंने कहता हूँ यूनियनें लड़ी हैं। 18 आने प्रतिदिन का वेतन था। बहुत लड़ा हूँ, 6 महीने सस्पेंड भी रहा हूँ, सरकार से लड़ा हूँ मैं, नाक में दम कर ली थी मैंने। आपका ये कहना है कि अगर नियत दुरुस्त हो तभी तो मंजिल आसान है। बिल्कुल, सरकार अपनी नियत पहले दुरुस्त करे। मजदूर आज भी मिल चलाने के लिए तैयार है। प्रेरणा जी, ऐसा हो सकता है कि कानपुर का चमड़ा उद्योग खूब तरक्की भी करे और उस तरक्की के क्रम में ना तो गंगा जी प्रदूषित हों, ना ही कोई एनवायरनमेंट के नॉर्म्स का उल्लंघन हो, उनका कारोबार भी चले, लोगों को रोजगार भी मिले, लेकिन पर्यावरण की ऐसी तैसी करके नहीं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। जैसे हमारे साथी ने कहा है कि नियत अगर सही है तो कोई भी मुश्किलें पार पाई जा सकती हैं। नियत सही होनी चाहिए। तो इसमें मेन रोल है, तो गवर्नमेंट का तो है ही है, साथ में इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। जो मिलकर काम करें, हमारे लिए इंडस्ट्री भी उतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह जब उठते हैं पेस्ट करने जाते हैं तो हमें कोई किसी इंडस्ट्री का कोलगेट है या बबूल है, उसका हम उठाते हैं, वो भी हमारी इंडस्ट्री है, उसको हम कंज्यूम करते हैं। दूध का पैकेट लेते हैं तो इंडस्ट्री भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी इन्वायरमेंट।
तो उसके लिए हमें मिल के ही काम करना पड़ेगा। अगर लेदर इंडस्ट्री भी चाह ले, हम हालांकि बहुत सी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करी गई हैं, कुछ हो भी रही हैं, काफ़ी हद तक चीज़ों पर कंट्रोल भी हुआ है, लेकिन अभी भी उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। पहले से जागरूकता में भी सुधार हुआ है, जागरूकता की पहले कमी थी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो भी बहुत एक्टिवली काम नहीं कर रहा था, लेकिन वही है ना, सरकार अगर चाह ले, सरकार ने चाहा तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हुई हैं। आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें ही साध ली जाएंगी। बस नियत में, किसी की नियत में नहीं खराबी, और जॉइंट वेंचर का काम है, किसी चीज़ को अचीव करना बिल्कुल जॉइंट वेंचर का ही काम, सरकार और समाज मिलके ही कर सकते हैं, मिलके ही काम कर सकते हैं। आखिरी सवाल आपसे है कि इंडस्ट्रीज, अगर आपको इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के तौर पर जो भी आगे आने वाली सरकारें हैं उनसे कुछ डिमांड रखनी होगी, कैसे कानपुर एक बार फिर से बड़ा इंडस्ट्रियल हब बने, और प्रदेश के तो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी कानपुर से हैं, सतीश महाना, क्या डिमांड है आपकी? सर डिमांड बस वही है कि जो छोटी छोटी चीज़ें, समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान अगर ग्राउंड लेवल पे आने लगे, अगर जैसे अभी सभी लोगों का मंशा है, कहना है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, ऊपर से गवर्नमेंट के मंशा है डाउन द लाइन चीज़ों को सरल करने की, लेकिन वही सरलता अगर कहते हैं इंटरफेस ख़त्म हो जाए, सब चीज़ ऑनलाइन हो जाए, सिस्टमेटिक पे काम आ जाए, तो अपने आप सारे काम दुरुस्त आ जाएंगे। फाइलें जितने हाथों से गुजरती हैं उतना ही मुश्किल हो जाता है, उतनी मुश्किल होती है। जितने इंटरफेस खत्म हो जाएगा उतना ही सिस्टम ऑटोमेशन पे आ जाएगा। आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले अगर इनकम टैक्स का रिफंड आया होता है, आपको ध्यान होगा, तो वहाँ से वकील साहब का फोन आता था सीए का, अरे सर इतनी भी उम्र नहीं है मेरी कि मुझे ध्यान हो। रिफंड आता था, तो फोन आता था, साहब रिफंड आया है, साहब इसमें कुछ खर्चा देना है। और इस टाइम में जब ऑटोमेशन सिस्टम हो गया, आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, आपके पास तुरंत मैसेज आता है कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो गया, रिटर्न अगर आपका रिफंड है तो रिफंड तुरंत आपके अकाउंट में आ जाता है, आपको एसएमएस आ जाता है। तो कहीं पर भी इंटरफेस नहीं है, कहीं पर भी किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो चीज़ों को स्मूथ करने के लिए डाउन द लाइन अगर जितना इंटरफेस खत्म होगा, ऑनलाइन सिस्टम को लागू किया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज अगर कोई इंडस्ट्री, आज अगर कोई व्यापारी, आज कोई भी चीज़ अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर कानून का नियम होता है, हमारे पर उसकी पेनल्टी लगाई जाती है, हमारे को उसको बंद किया जाता है। इसी तरह से डिपार्टमेंट को भी एक सिस्टम से करना चाहिए, उनके ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि भाई अगर हमने कोई एप्लीकेशन लगाई है, हमने कोई चीज़ की परमिशन मांगी है, आपको टाइम बाउंड स्टार्ट मिलना चाहिए। भाई 2 महीने 3 महीने में उसका येस और नो जवाब मिलना चाहिए, रिजेक्शन मिलना चाहिए। वो टाइम बाउंडेशन भी प्लस उनके ऊपर उनके लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि साहब आपने इसको क्यों नहीं किया। तो सीधी सी बात है, जब कोई चीज़ नहीं होगी, जवाबदेही होनी चाहिए। चलिए, आपने बहुत धैर्य से सुना, अब आपकी बारी है। एक इससे पहले कि आप लोग सवाल पूछना शुरू करें हमारे एक्सपर्ट से, सवाल जितने छोटे होंगे उतने ही ज़्यादा लोगों से हम सवाल ले पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ही कट टू कट सवाल पूछने हैं। अपना नाम बताइए और अपना सीधे सवाल पूछिए। जी बैठे रहिए, अच्छा खड़े हो जाओ। सर मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं ठाकुर साहब से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ, जैसा इन्होंने अभी कहा। सवाल जी, सवाल ये है कि कानपुर हमारा 2 चीज़ों से फेमस था, पहला कपड़ा उद्योग और दूसरा चमड़ा उद्योग, और इन दोनों को ही सारी गवर्नमेंट ने बर्बाद कर दिया। तो सर इसके लिए क्या कर सकते हैं जिससे अपना कानपुर ऊंचा हो जाए? जी बताइए। कपड़ा उद्योग तो आपने बता ही दिया, चमड़ा उद्योग भी बता दिया, कुछ इसमें आप अगर जोड़ना चाहें एडिशनल एक आध चीज। भैया ने कहा कि कैसे पुनः जीवित हुआ, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना सरकारों के भरोसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइवेट उद्यम जिसको हम बोलते हैं, या एक कॉम्बिनेशन सा कुछ है? कुछ इस तरीके की स्थितियां हैं सरकारी मिलों में जो गजट पे हैं 1981 के स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा। अगर उसका सदन में अमेंडमेंट किया जाता है, फिर सरकार चलाने के लिए अपनी नीयत साफ करती है कि इसको इस तरीके से, अभी कहा था ना, उसको PSUs जितने हैं जी, उनको शेयर पे चलाएंगे। 49% शेयर प्राइवेट, 51% शेयर गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि वैसे ही फॉर्मूला यहाँ भी लागू किया जा सकता है? अगर रोजगार देना हो तो फॉर्मूले दें, तो आप रोजगार तो चालू करें। कुल मिला के बाद फिर वही नियत पे आ जाती है। आप बंद करने से क्या पाएंगे? आप तो 25,000 करोड़ के मालिक हो जाएंगे, ये क्या कहाँ के रहेंगे? जी अगला सवाल। मैं क्रिएटिव जो लेदर इंडस्ट्री से मैडम आई हैं उनसे सवाल करना चाहेंगे। मैडम कितने % इंडस्ट्रीज कानपुर की बांग्लादेश शिफ्ट हो गई हैं, लेदर इंडस्ट्रीज?
इस पे थोड़ा सा जानना, जैसा कि हम लोग सुनते हैं या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गलत आता है तो उसको करेक्ट कर दीजिए। नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो बट गया है कुछ या नहीं गया है, ये जानना है। फैक्ट ये है कि सब सिटी की, सब कंट्री की अपनी स्पेशलिटी होती है। जो चीज़ यहाँ पे होती, इवन मैं अगर कंपेयर करूँ कानपुर के चमड़े की और चेन्नई की, कानपुर की और दिल्ली में चमड़ा इंडस्ट्री सब जगह पे है, यहाँ पे इन सब जगह पर है, और कोलकाता में भी है। उसमें लेदर में डिफरेंस है। यहाँ पे बेल्ट के लिए चमड़ा बहुत अच्छा एप्रोप्रिएट बनता है, क्योंकि क्लाइमेट के वजह से। पलायन ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने अपनी नई यूनिट वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जरूर डाली है, लेकिन बांग्लादेश में शिफ्ट हुआ वो नहीं है। वहाँ से कच्चा चमड़ा, मैं बता रही हूँ, वहाँ से कच्चा चमड़ा आता है, वेट ब्लू आता है, वहाँ से सप्लाई होती है वहां से कच्चे माल की। कुछ कच्चे लोगों माल ने की यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है जी। अगला सवाल। शिफ्ट नहीं हुआ ऐसा। सौरभ जी नमस्कार। नमस्ते, पूछिए। सर मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। मैं कानपुर में 2 साल से आया हूँ। ट्रेडिंग का व्यवसाय करता हूँ मैं, और धीरे धीरे काम मेरा थोड़ा आगे बढ़ रहा था, तो फिर सोचा गया थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आ जाए। कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट माइक को करीब रखिए, थोड़ा स्पष्ट आवाज़ आएगी। ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी है यहाँ से। तो सर मैं ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग के लाइन में आया, तो कुछ समस्याएं मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे अभी मैं करप्शन की बात सुन रहा था, और भाई साहब ने बताया। जी बताइए, मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह की दिक्कतें पेश आई आपको? सर छोटी बात हो, किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना हो, मैडम ने भी कहा अंडर टेबल, थोड़ा खुल के नहीं बोल पाई, तो सर ने बोला ऑनलाइन चीज़ों को कर दिया जाए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद बाय द वे अधिकारी आते हैं जांच पे, तो वो पहले से फिक्स होता है, फ़ोन करके बताया जाता है कि भाई सब अधिकारी आएंगे, सर हैं, फैक्ट्री के अंदर ना आ जाए, इतने की व्यवस्था रखना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार क्या डब्बे में देना पड़ता है या मोमिया में लपेट के? नहीं, वो आराम से जेब आगे कर देंगे, उनकी जेब में आपको रखना है। हालांकि हम क्या बैगी पैंट पहन के आते हैं बड़ी जेबों वाला? नहीं, वो ढीली पैंट पहन के आते हैं, उसमें रख देना। तो ऐसी सर समस्याएं हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत की बात सरकार करती है, और अभी जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम के तहत मैंने काम नहीं किया है, और काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे युवा होंगे जिनको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोग थोड़ा सवाल जवाब सरकार से। अरे हो रहा है, बाकायदा हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, निश्चित नहीं ये लल्लन टॉप है। सर बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं जवाब दूं? ये सवाल तो सरकार से था, आपने दिया है या लिया है? नहीं, मैं उनको लिया तो देखिए, जो होता है प्रैक्टिकल में वो होता ही है। अच्छा। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आप लोग जागरूक बनिए। सबसे बड़ी जो कमी हमारी है, जागरूकता की कमी है। आप लोग जागरूक बनिए, और जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए जितना ऑनलाइन चीज़ें रहेंगी उतनी ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैडम ऑनलाइन तो है। चलिए डिबेट नहीं, आपका मंतव्य आ गया है। अब उनकी दिक्कत ये है कि ऑनलाइन के बाद जो ऑफलाइन विजिट होती है और फोन आते वो हैं, तो देखिए वो भी जरूरी है। कई बार ऐसे केस फंस जाते हैं जिसमें आपने अच्छी तरीके से काम किया। मैं बता रही हूँ, एक से नहीं, हाँ मैंने ये नहीं कहा जरूरी है, बहुत चीजें प्रैक्टिकल में होती हैं। नहीं, एक सेकंड। अव्वल तो ना तो हमको टीवी डिबेट का अभ्यास है और ना हमारा संस्कार है, ठीक है? आप माइक दीजिए, क्या बोलना चाहते हैं ये बोलिए। जी दे दीजिए इनको भाई। हेलो, क्या नाम है? मैं भागीरथ राय। बेसिकली भागीरथ, सवाल पूछिए। मैं मध्य प्रदेश निवासी हूँ, यहाँ आईआईटी कानपुर में रिसर्च करता हूँ। तो क्या रिसर्च करते हो भैया? मैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? जी। हमारी गंगा जी साफ हो जाएंगी? सर बेसिकली काम चल ही रहा है उस पर, और ऑलरेडी काफी कुछ हद तक हो चुका है उस पर। मैं अभी जनवरी में यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। एक सेकंड सुन लो यार, गुरु कुछ बता रहा है आदमी, फिर उसके बाद ज्ञान होकना पीछे से। हाँ जी। तो मेरा सवाल ये है कि अरे नहीं, पहले तुम बताओ, अब तुम आ गए लपेटे में। बिल्कुल। अरे हम लपेटने ही आए हैं सर। लपेटने ही आए हो? अरे हम लपेटने ही आए हैं। अच्छा, लपेटने आए हो। मिलने हो रही भी आने वाले। गुड़िया बीत गई है, हमका कितना लपेटोगे? नमामि गंगे प्रोजेक्ट में आप कर रहे हैं। गंगा जी में कानपुर कितना योगदान देता है प्रदूषण में? हाँ, तो थोड़ा देता है? नहीं, मतलब हाँ, काफी हद तक जो भरपूर देता है। बिल्कुल। जो जाजमऊ हमारा एसटीपी बना हुआ है, उसका सैंपल हमारे यहाँ पे टेस्टिंग के लिए आता है। मैं उससे गैस प्रोडक्शन का काम करता हूँ, मीथेन गैस प्रोडक्शन है। जैसे सर ने बोला कि हमारा सिर्फ 2% पानी हम लेते हैं, किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। 98% गोज फॉर ऑन डोमेस्टिक यूज़। बट मैं ये कहना चाहता हूँ सर, 2% जो पानी आता है, हमारा काम है वहाँ पे गैस प्रोडक्शन का। बट हमारे प्रोफेसर कहते हैं गैस क्यों नहीं बन रही है? उसका रीजन ये होता है कि सर ने बोला कि वहाँ पे
सर ने ये बोला कि जैसे 2% पानी लेते हैं हम, बट जो 2% का पानी अब जैसे मैंने अपने मास्टर्स इंदौर से किया है, ठीक है, तो इंदौर में हर इंडस्ट्री ZLD पे काम करती है। ZLD मीन्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो क्या वो कॉन्सेप्ट हमारे कानपुर में नहीं लग सकता है क्या? बेसिकली CPCB आपको अप्रूवल तभी देती है जब आप ZLD पे काम करो, ठीक है, सीधी सी बात ये है। बट हम अभी देखते हैं कि जाजमऊ में अभी भी मतलब ये होता है कि हमारा सैंपल आता है, सैंपलिंग में कलरिंग होती है जिससे कि प्रॉपर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मर चुका होता है, जिससे बेसिकली जो हमारा मेन उद्देश्य भाई साहब ये कह रहे हैं आसान भाषा में कि इतना प्रदूषित पानी आता है कि उसमें बारीक से बारीक और ढीठ से ढीठ एक कोश की जीव और उससे छोटे भी जिंदा नहीं रहते हैं। यही कह रहे हैं ना? प्रोडक्शन के लिए इतना जहरीला हो जाता है। बिल्कुल, जो मतलब कलर हमारा खराब ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर देता है। जी ठीक तो बात। बेसिकली हाँ जी भाई साहब, आप क्या कह रहे थे बगल में? नाम बताइए। जी मेरा नाम अभिषेक पांडे है। और जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बारे में जैसे पेपर क्या करते हो भैया? जी मैं BA सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। बढ़िया। DAV कॉलेज। तो बात ये है कि नमामि, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं तुम्हारे कॉलेज का नाम सुन के? तुमने कहा नहीं एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज? नहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी, रामनाथ हमारे कानपुर में सब चीजें एशिया में सबसे बड़ी होती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे हैं भैया, ऐसे कैसे? नहीं रामादेवी चौराहा है, मुझे मालूम है। सबसे बड़ा चौराहा है? नहीं कहा जाता है। नहीं 4 महानगरों को जोड़ता है। ये तुमने एक नई चीज जोड़ी हमारे एशिया में सबसे बड़े की लिस्ट में। बात यह है कि 4 महानगरों को जोड़ता है। रामादेवी जी एशिया का सबसे बड़ा चौराहा। एशिया का बड़ा नहीं, 4 महानगरों, उसको राष्ट्रीय चौराहा भी कहा गया है एक नेता के द्वारा, मैंने सुना था। नेता तो कुछ भी बोल देते हैं। और बात कुछ यूँ है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत पेपर में आया करता है कि जो नाले और जो टेनरी का पानी जो गंगा जी में गिरता है तो उसको क्या करते हैं, नाले बंद करे गए थे अभी, और वो नाले जो हैं वो दूसरे नाले में जोड़ दिए गए थे पीछे की तरफ से। तो वो क्या है, किसको धोखा दिया जा रहा है, हमें कि अपने आप को? अच्छा, बोले कि नाले को थोड़ा टहल के आओ फिर गंगा जी में दाखिल हो। वो सामने से बंद है और पीछे से जुड़ा हुआ है। इवनिंग वॉक अच्छी है सेहत के लिए, लेकिन नालों की नहीं। हाँ, आपका बड़ा मौजूद सवाल है। अभी कुछ प्रतिनिधि आएंगे अलग अलग पार्टियों के, उनसे पूछेंगे आपके सवाल। अब भाई बोल दिया, अब तो मॉरल प्रेशर आ गया। संक्षेप में सवाल। जी भाई साहब। सर प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कानपुर के रोजगार की जब बात होती है तो IT कंपनी क्यों स्किप हो जाती है? IT कंपनी के लिए कानपुर में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि यहाँ IIT है। IIT है। मैं IT कंपनी चलाता हूँ, मेरी लखनऊ में कंपनी है। मुझे कानपुर से रोज लखनऊ जाना पड़ता है, लखनऊ से कानपुर आना पड़ता है। क्यों? स्ट्रक्चर है नहीं। एक बहुत मामूली सी बात है, इंटरनेट। अगर इंटरनेट लाइंस की आप बात करिए तो कानपुर में ऐसा बहुत सारा एरिया है जहाँ प्रॉपर लाइंस नहीं है। तो अगर जो IT स्ट्रक्चर खड़ा करने में कम पैसा लगता है, मैन पावर जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयड हो जाएगी, बट उस पर कोई फोकस नहीं। लेदर पे फोकस है, पान पे फोकस है, IT क्यों छुपती चली जा रही? IT इंडस्ट्री। ठीक बात है जी, दोनों हाथ हिला रहे हैं। भाई साहब आयुष बोल रहा हूँ। जो हर चीज़ की एक जवाबदेही होनी चाहिए। जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसके बाद उसका कितना यूज हो रहा है ये जरूर देखा जाना चाहिए। जैसे चकरपुर मंडी है, वहाँ पे कूड़ा उठाने की सुविधा तो है, लेकिन वो कूड़ा कहाँ डाला जा रहा है, कितना डाला जा रहा है? मंडी से निकाल के बगल में गांव है वहाँ डाला जाता है। फिर उसका क्या होता है, इसी तरीके हाईवे के किनारे नाले बड़े बड़े बनाए गए हैं। हाँ। लेकिन पानी नाले में भर रहा है और नाले में जो है वो कूड़ा गंदगी अगल बगल वाले दुकान वाले और ठेले वाले वहाँ पे कूड़ा डालते हैं। तो ये भी तो देख, नाले का यूज हो क्या रहा है। कूड़े का प्रबंधन एक भाई साहब कोई पर्ची देने आए थे क्या? अच्छा, हमको पुड़िया देने, अच्छा चाबी देने आए थे, सॉरी। जी भैया दीजिए, भैया इधर दीजिए। कूड़े का प्रबंधन एक बड़ी समस्या है और इस समस्या के लिए सरकारें नहीं, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। मैंने कितने ही वैशाख नंदनों को देखा है अपनी कार का शीशा नीचे करके सड़क पे कूड़ा फेंकते हुए। हम लोग गीला सूखा कचरा, प्लास्टिक कचरा कुछ भी अलग अलग नहीं करते हैं। और आपने जो मुद्दा उठाया वो भी जरूरी है। हेलो सर, मैं संदीप त्रिपाठी हूँ, लखनऊ का रहने वाला हूँ और कानपुर में 5 साल से जॉब कर रहा हूँ। सर यहाँ पर ये जो मौज आ रही है कानपुर में? जी हाँ, लेकिन सर हाँ ही बोलना जब तक कानपुर में बोलिए। लेकिन सर ये एक बात कहना चाहता हूँ कि कानपुर वर्ल्ड के टॉप 5 पॉल्यूटेड शहर मतलब सिटी में है वर्ल्ड के, और यहाँ पर गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है, मेट्रो बना रही, सब कुछ कर रही है, लेकिन पॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं कर रही। ना स्मोक टावर, ना कुछ, खाली जो प्रदूषण, कानपुर के प्रदूषण की चिंता कोई नहीं कर रहा है। ठीक बात है जी सर। हाँ वो पीछे, अब सब लोग कह रहे हैं अब तो डबल हाथ उठाओ तभी। हाँ भैया सफेद कमीज वालों को दे दो एक, नहीं सामने गौरव जी। ये आखिरी सवाल है सेशन का, फिर हम, और पीछे एक बहन जी खड़ी हैं
हाथ ऊपर कर रही हैं, उनको माइक दे दो जी। जय हिंद सर, मेरा नाम दीपक गौतम है। जय हिंद। मैं बर्रा के बर्रा के कर्रई से आया हूँ। तो अभी क्या हो रहा है ना कि कूड़े की गाड़ी हमारे घर तक गेट तक आती है, और जो सड़क में जो दुकानें गाना गाती है गाड़ी वाला आया देखो। फिर तुम्हारे मोहल्ले कुछ लोग उसके आगे डांस करते हुए चलते हैं नहीं? इंदौर में चलते हैं जी, पता नहीं सर। अरे इंदौर में चलते हैं, इसीलिए इंदौर सबसे साफ भी है। जी बताइए। तो क्या होता है कि जब मैं सुबह रनिंग में जाता हूँ ना, तो सड़क किनारे जो जितनी भी दुकानें होती हैं। सुबह कहाँ जाते हो? रनिंग पे दौड़ने जाता हूँ मैं ना। ये तो घर पे बताते हो, जाते कहाँ हो? जी बताइए सर। तो मैं देखता हूँ ना कि जितनी दुकानें होती हैं बाहर, उसमें वो बाहर कुछ अपना कूड़ा दुकान से साफ किया और बाहर डाल दिया। हमारे लिए क्या, हम लोग घर में एक डस्टबिन रखते हैं कि उसमें सड़क कूड़ा डालेंगे, और वो क्या है घर से निकालेंगे सड़क पर डाल देते हैं, और सुबह सारी इतनी गंदगी हो जाती है कि रनिंग करने का मन नहीं करता है। तो सर फिर तुम्हारा मन हो जाता है खराब। यस सर। फिर तुम दौने में तुलवाते हो 250 ग्राम जलेबी, फिर तुम घर आ जाते हो। जी सर। बहुत बढ़िया। लेकिन ये समस्या बिल्कुल वाजिब है। पीछे बहन जी वो खड़ी, उनको अच्छा माइक पहुंच गया है। हाँ जी। ये हम सब लोग जब साफ कानपुर की कल्पना कर रहे हैं या जिस भी शहर के हैं, तो हमारी सफाई का स्वरूप या सोच हमारे घर तक महदूद क्यों रहती है? हम अपने घर के बाहर जो दरवाज़ा है, और अगर इसको और बड़ा पर्सपेक्टिव दे दें, हमारे यहाँ मुहावरे चलते हैं, ये सरकारी माल समझ रखा है क्या? जैसे सरकारी माल सरकार अपने घर से लाती है, भैया हमारे ही आपका पैसा है। जी बहन जी पूछिए। मेरा नाम नेहा शाह है, और मेरा सवाल सर से है। जैसे सर बता रहे थे कि पहले यूनियन सरकारों से लड़ती थी, उनकी गलत एनॉमलीज़ को उजागर करती थी, पर रिसेंटली अभी इस गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लॉज बना दिए हैं जिसमें आप कोई स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इस कंट्री के उससे रिलेटेड है, नए जो लेबर रिफॉर्म्स लॉ आए जी, लेबर रिफॉर्म्स लॉ आए, उन्होंने उसमें अब अगर स्ट्राइक करते हैं या कुछ उनकी चीज़ों को लिए मना करते हैं, कुछ हम एक्शन लेते हैं, तो उस पर हमारे ऊपर उल्टा एक्शन हो जाएगा, सस्पेंड कर सकते हैं, बहुत सारे क्लॉज लगा दिए हैं। तो आगे अब हम लोगों को क्या करना चाहिए फ्यूचर में कि भाई हमारे ऊपर वो अत्याचार और 18 आने वाली बात ना हो? सर ये बात मैं थोड़ा आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, माइक अगर आप सर, कि ये एक बड़ा शाश्वत सा कन्फ्लिक्ट रहता है कि इंडस्ट्रीज आगे बढ़े, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो। चीन आदि इत्यादि का उदाहरण दिया जाता है कि देखो वहाँ पे कितनी सनन तरक्की हो रही है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से चीन से की गई किसी भी तुलना को दुरुस्त इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि भारत तमाम कमियों के बावजूद एक संभावनाओं से भरा देश है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। और जब हम चीन से तुलना करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि चीन में लोकतंत्र नहीं है, तो आप वहाँ खड़े होकर ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जी सर, ये मैं जो कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा था कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी चाहिए, इंडस्ट्री कह रही है कि सब स्मूथ होना चाहिए, लेकिन जैसी लेबर की बात आती है तुरंत आपको चाहिए कि स्ट्राइक ना हो, ये ना मांगे, वो ना मांगे। सर उसका छोटा सा एग्जांपल है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर पुराने ज़माने में, पुराने सिस्टम में, आज से 500 साल 1000 साल पहले बार्टर सिस्टम चलता था, आप कुछ देते थे उसके बदले में कुछ मिलता था जी। अगर आप किसी भी मजदूर से, किसी भी वर्कर से, किसी भी मैनेजमेंट के वर्कर से काम करा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आप उसको पेमेंट देते हैं। एक बहुत छोटी सी बात है, किसी भी अच्छी मैनेजमेंट को, किसी भी अच्छी लेबर को कोई भी इंडस्ट्री वाला, कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यापारी छोड़ना नहीं चाहेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर लेने के लिए तैयार रहेगा। तो अगर हमको किसी चीज़ का सही रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमारे को उसके हिसाब से उसका पूरा कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, हम जो पे कर रहे हैं किसी लेबर को, अगर उसका पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, और लेबर अभी इस टाइम में दिक्कत है कि साहब कह रहे हैं कि साहब एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, लेबर की दिक्कत है, और हमको रोज़गार सर्जन करना है। तो बेसिकली अगर हम किसी को 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये दे रहे हैं, उसके बदले में अगर उसका वो एफर्ट पूरा दे रहा है, अपना पूरा इनपुट उसका क्रिएट करके दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं किसी, क्योंकि किसी भी अच्छे एम्प्लॉयर को, अच्छे एम्प्लॉय को कोई भी एम्प्लॉयर छोड़ना नहीं चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पे लेने के लिए कोशिश करता है। तो थोड़ा सा स्किल का भी खेल है। जी मैम प्लीज क्विकली। मैं इसी के आगे सर के ने जो बोला उसके आगे मैं और ऐड थोड़ा करना माइक क्लोज चाहती हूँ रखिए कि अच्छे वर्कर को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। मैं एक किस्सा में आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मैं फैक्ट्री चलाती हूँ और मेरे पास मुझे लेबर वर्कर की ज़रूरत है। मैं हायर करती हूँ महीने 2 महीने बाद। इसमें देखिएगा डिप्लोमेसी कैसे होती है। महीने 2 महीने बाद छोड़ के चले जाएं। जब मैं उनके साथ वाले से पूछूं, जो पुराने मेरे खुद के एम्प्लॉय पुराने हैं, सालों से कर रहे हैं, मैं पूछूं क्या हो रहा है, क्या हो जा रहा है, ऐसा कह दिया, वैसे कह दिया, कुछ ना कुछ बहाना करके उनको वो मुझे समझा दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों जा रहे हैं,
किस लिए चले जा रहे हैं। फिर बाद में मैंने बहुत दिमाग लगाया, फिर मैंने क्या किया, जो मैंने हायर किए थे वर्कर्स, मैंने उनको बोला, बिल्कुल सेपरेट बुला के अकेले में कहा कि देखो कोई कुछ कहे उसको सुनना नहीं, उसको मानना नहीं, क्योंकि पैसा मुझे आपको देना, मुझे तुम्हारी सर्विसेज चाहिए और तुमको पैसा चाहिए। काम वही बार्टर सिस्टम हो गया ना, आपसे मैं सेवाएं ले रही हूँ, आपको मैं पैसा दे रही हूँ। तो मैंने कहा आप किसी की बात मत सुनना और मुझे आपका काम चाहिए, और ये दिमाग में मत लाना कि मैडम हटा देंगी या काम नहीं कर देना चाहती हैं। अगर काम नहीं करने देना है तो मैं तुम्हें हायर भी नहीं करती। तो खैर 2-3 लोगों को ये चीज़ मैंने बोली, उसमें से जिसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई तो वो टिका रहा। बाद में पता चला कि उन्हीं के बीच के साथी जिनके साथ वो खुद काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, उनको भड़का देते थे। वो टाइम टू टाइम उनको भड़काते थे कि यहाँ पे पैसा नहीं बढ़ता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होती। वजह क्या थी? वजह यह थी उनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी कि ऐसा ना हो नया वाला आदमी आए, वो अच्छा परफॉर्म करने लगे और ये पीछे, ये इनको अपने आप ही इनको दिमाग में था कहीं ऐसा ना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। तो ये चीज़ चलती है। तो इसके लिए आपको अच्छे से जज करना पड़ेगा। आप कहीं पे काम करें 100% दीजिए, जज करिए कि हाँ हमारा जो एम्प्लॉयर है वो वाकई में आपको रखना चाहता है। ये बहुत सारी वजहों में से एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह सहमत, ये इकलौती वजह नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में श्रमिकों की स्थिति, उनकी आवाज़, उनका आवास, उनकी रिहाइश, और आप वहाँ जाके देखेंगे। मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पे हूँ, 30-32 ज़िले कर चुका हूँ। इस देश का सबसे गरीब आदमी जिन स्कूलों और अस्पतालों में जाता है और जिन मोहल्लों में रहता है, हम और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो नाक पे रूमाल रखेंगे। स्कूलों में हम वहाँ पे कितना पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ा सकते हैं, ये बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस होता है। मैम, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन योर इंडस्ट्री बट इन जनरल, इसलिए ये आपका जो सवाल है वो बड़ा वाजिब है। जी बहन जी, एक आखिरी सवाल, उसके बाद अगले सत्र की तरफ चलेंगे। भाई साहब आएंगे, अभी एक सेशन और है, वो पूरा इसी पे है। जी सर, आपका हमने कई एपिसोड जब हमको टाइम होता है हमने देखा है, आपने बहुत ही जगहों पे तमाम विचारों को लिया है, लेकिन इतने ज़्यादा अभी हम लोगों ने पिछले 2 सालों में कोविड को बर्दाश्त किया है। हम लोगों ने, हम ही जनता में से हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि किसी ने भी स्वास्थ्य के संबंधी कोई विचार नहीं रखे अपने, और जबकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जी 2 सालों में हमने अपने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग कितना झेल चुके हैं। ना स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ना शिक्षा की बात कर रहे हैं, ना ये देख रहे हैं कि लोगों को रोजगार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बहन जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मेनका है। मेनका जी। जी मेनका जी, शायद मैं बहुत स्पष्ट नहीं कर पाया, ये जो सत्र है, ये सेशन जी इस ललन टॉप अड्डे का, वो इंडस्ट्रीज के बारे में था। इसके बाद जो सेशन है, सर एक चीज मैं अपनी बात कह लूँ, फिर आपकी बात पूरी सुनूंगा। जी। इसके बाद जो अगला सेशन है जिसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के युवा नेता आएंगे, तब इन्हीं सारे मसलों पर, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, और मैं तो इसीलिए मैंने अपना अनुभव जोड़ा, और ये खुला सत्र भी इसलिए रखा गया है ताकि जो चीज़ें मंच से छूट जाएं वो आप लोग ऐड कर सकें। जी प्लीज कंटिन्यू। स्वास्थ्य विभाग में भी बहुत सारे कर्मचारियों की कमी है। ऐसा नहीं है सर कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, वहाँ पर भी बहुत वैकेंसी है। आप बगल में हुरसला में देखिए जाके, सरकारी डॉक्टर है, नाम का सरकारी डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, सॉरी, नाम का सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती हैं। कहाँ जाता है, क्या रहता है, ये कोई, और क्या सरकारी विभागों में नौकरियों की कमी है? सर बहुत, जब अभी हमने कोविड को बर्दाश्त किया है, लोगों के घर वाले उनको ले के गए हैं, कोई भी कर्मचारी नहीं था, ना उसके पास वो सुविधाएं थी कि उनको, उनकी देखभाल अच्छे से की जा सके। सर ये क्या किसी भी सरकार का, कोई भी सरकार हो, क्या उसका दायित्व तो नहीं है कि अपनी, ये सबसे पहला दायित्व है शिक्षा और स्वास्थ्य, और सरकारों के दायित्व पर ही बात करने के लिए अगला सत्र होगा। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।